हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ वर्ब के क्रम में। पिछली क्लास में हम ऑलरेडी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में स्टडी करेंगे। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कितनी प्रकार से सेंटेंस में यूज की जाती हैं। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब पॉसिबिलिटी के रूप में, एबिलिटी के रूप में, परमिशन के लिए, कंडीशन के लिए और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के रूप में सेंटेंस में यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी के रूप में कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब में, माइट, कुड, ये जो है सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए सेंटेंस में यूज की जाती हैं। जैसे में है तो आप कह सकते हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना है। और माइट जो होती तो पॉसिबिलिटी ही है, लेकिन वहां पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है जब आप माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहेंगे इट माइट रेन टुडे, तो उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत कम, काहे की, बारिश होने की। जब आप कहेंगे इट मे रेन टुडे, इट मीन्स आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है बारिश की। और जब आप माइट यूज कर लेंगे, इट माइट रेन टुडे, इट मीन्स पॉसिबिलिटी है लेकिन वो पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में पॉसिबिलिटी में आप में, माइट, कुड का यूज करते हैं। अगला एबिलिटी, जब आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब को कैन और कुड में प्रयोग करते हैं या मॉडल हेल्पिंग वर्ब का एबिलिटी दिखाने के लिए कैन या कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस में आप कहते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स यहां पे एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, काहे की, कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। और कैन का जब आप नरेशन में यूज करते हैं तो वहां पे जब आप सेंटेंस चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो कैन को वहां पर आप कुड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक कुड का प्रयोग वहां पे पाया जाता है। और एबिलिटी दिखाने के लिए भी कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में आप कैन यूज करते हैं, पास्ट में कुड यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम परमिशन की। जब हमको परमिशन देनी होती है या आपको आज्ञा, परमिशन लेनी होती है कह लो, तो आप में यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन, मे आई गो आउट, तब आप मे का यूज करते हैं किसी से परमिशन लेने के लिए। लेकिन वहां पे ये डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो आपको ये परमिशन देता है कि नहीं। तो जब चीजें आपके हाथ में नहीं होती, आपको परमिशन किसी दूसरे से लेना पड़ता है या लेना होता, तो आप सेंटेंस में मे का यूज करते हैं परमिशन के लिए। कुड का प्रयोग भी परमिशन के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है आपका कंडीशन। तो कंडीशन में वुड और वुड हैव का प्रयोग करते हैं हम। फिर है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। मॉडल हेल्पिंग वर्ब में जो मस्ट या किसी चीज की बाध्यता दिखानी होती है, तब हम स्ट्रांग पॉसिबिलिटी में मस्ट यूज करते हैं। जैसे मुझे वहां जाना चाहिए या मुझे वहां जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां जाना ही चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग आप तब करते हैं जब आपको स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखानी होती है या बाध्यता दिखानी होती है, किसी कार्य में अत्यंत आवश्यक होता है उस कार्य को करना, तब हम वहां मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तहत आप पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, कंडीशन और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। अब हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद बात करते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब की। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि कहीं लिखा होता है ये रेगुलर वर्ब यूज हुई है, कहीं इरेगुलर। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स आखिर होती क्या हैं? तो रेगुलर वर्ब्स में वो वर्ब्स आती हैं जिनमें ईडी पैटर्न अप्लाइड होता है। जैसे आप कह सकते हैं आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। तो यहाँ पे मेन वर्ब यूज होती है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी पैटर्न अप्लाई होता। तो जिन वर्ब्स के साथ ईडी पैटर्न अप्लाई होता है वो कहलाती हैं हमारी रेगुलर वर्ब। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनमें ईडी पैटर्न अप्लाई नहीं होता। तो जब ईडी पैटर्न अप्लाई नहीं होता तो ऐसी वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप गो ले लीजिए, तो गो, वेंट, गॉन, ईडी पैटर्न यहां अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हैं कि गो कैसी वर्ब है? गो हमारी इरेगुलर वर्ब है। और रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनमें ईडी पैटर्न
अप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लें, मान लीजिए लिखा है लव, तो लव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लव्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लव्ड। यहां पर हम कह सकते हैं कि लव जो है इसमें ईडी पैटर्न अप्लाई हो रहा है, तो लव कैसी है? वर्ब। ये लव हमारी कहलाएगी रेगुलर। ये कैसी है? रेगुलर वर्ब है। और कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें ईडी पैटर्न अप्लाई नहीं होता। मान लीजिए गो, अब गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गो वेंट गॉन। और यहां पे हम पाते हैं कि ईडी पैटर्न अप्लाई नहीं होता, तो गो वेंट गॉन, क्योंकि गो के साथ ईडी तो नहीं लगाया गया, गो वेंट गॉन तीनों अलग अलग वर्ब्स की फॉर्म होती, तो ये वर्ब हमारी कहलाएगी इरेगुलर। ये कैसी वर्ब है हमारी? इरेगुलर। तो ये जानिए कि जब ईडी पैटर्न अप्लाई होता है जिन वर्ब के साथ, पास्ट और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लिए जब ईडी पैटर्न अप्लाई होता है तो हम कहते हैं ये वर्ब कैसी है? रेगुलर। और अगर वर्ब के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए ईडी पैटर्न अप्लाई ना हो तो हम कहते हैं वो वर्ब हमारी इरेगुलर वर्ब्स हैं। तो जैसे लव के अलावा और कई सारी वर्ब्स हैं, मान लीजिए आस्क है, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, और आपका प्ले है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये वर्ब्स ऐसी हैं जो आपके रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। और इरेगुलर में वो सारी वर्ब्स आ जाती हैं जो वर्ब या जिन वर्ब में ईडी पैटर्न अप्लाई नहीं होता। तो ये तो बात हुई रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की। तो आइए देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, अर्थात आप ये कह सकते हो दैट रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स कंप्लीट सेंस। अर्थात आप ये कह सकते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी न किसी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है तो ट्रांजिटिव वर्ब्स अपना सेंस या अपना अर्थ प्रकट कर पाने में सक्षम नहीं होती। तो ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिन्हें अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी न किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? मान लीजिए जैसे कुछ वर्ब्स हैं जिनको ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में रखा गया, जैसे मान लीजिए है किक्स, किक है, और आप कह सकते हो कि वांट है, आई वांट। तो वांट और किक, प्ले, प्ले भी एक ऐसी वर्ब्स है जो आप दोनों कैटेगरी में आप उसको यूज कर सकते हैं, या प्ले को आप ट्रांजिटिव वर्ब में भी यूज कर सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि प्ले के साथ जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा तो आप कहेंगे वो प्ले एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है। और मान लीजिए आई प्लेड, मैं खेला, आई प्ले, मैं खेलता हूं। क्या खेलता हूं ये नहीं पता, लेकिन आई प्ले, मैं खेलता हूं। तो यहां पर इस सेंटेंस में प्ले क्या है? इस सेंटेंस में आपका प्ले कह सकते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस प्रकट कर रहा है बगैर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के भी। तो किक है, वांट है, पुश है, थ्रू है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं, अर्थात इन्हें किसी न किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो ये वर्ब्स अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाती। मान लीजिए सेंटेंस है कि मोहन किक्ड, मोहन किक्ड, मोहन ने लात मारी। अब किक्ड किसको किक मारी? क्योंकि जब तक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक ये सेंटेंस जो है अपना कंप्लीट सेंस प्रकट नहीं कर पाएगा। तो मोहन किक्ड द फुटबॉल। अब आप कह सकते हैं कि ये सेंटेंस पूरा हुआ कि मोहन किक्ड द फुटबॉल, मोहन ने पैर मारी, और किसको पैर मारी? फुटबॉल को। तो यहां जो
फुटबॉल है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो किक्ड है ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, और इसे अपना अर्थ प्रकट करने के लिए इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारी वर्ब अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाएगी। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, आई पुश द डोर, मैंने दरवाजे को धकेला या पुश किया। आई पुश्ड, मैंने धकेला। किसे धकेला, क्या धकेला, पता नहीं चल रहा, अर्थात सेंटेंस कंप्लीट सेंस प्रकट कर पाने में असमर्थ है। और कब तक, जब तक कि इस वर्ब के साथ कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें ना हो, या सेंटेंस में कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो, तो ये सेंटेंस, ये वर्ब अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पा रही है। तो आई पुश द डोर, आई पुश द डोर। मान लीजिए थ्रू है, ही थ्रू अ स्टोन, उसने एक पत्थर फेंका। ही थ्रू अ स्टोन। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो भी सेंटेंसेस में वर्ब्स यूज हुई हैं, उन वर्ब्स को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी न किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब्स अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पा रही। तो ऐसी वर्ब्स जिन्हें अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी न किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ऐसी वर्ब्स कहलाती हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स। अब हम बात करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब की। तो इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? द वर्ब्स दैट रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, अर्थात ऐसी वर्ब्स जिन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना अर्थ प्रकट कर पाने में स्वयं सक्षम होती हैं। तो ऐसी वर्ब्स को आप कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ये वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो इंट्रांसिटिव की कैटेगरी में आती हैं। जैसे मान लीजिए है सिट, आई सिट, मैं बैठता हूं, या दे सेट, वो बैठ गए, दे सैट, वो बैठ गए। तो ये जरूरी नहीं कि वो किस पर बैठे, कहां बैठे। सिट जो है एक ऐसी वर्ब्स है जो आप कह सकते हैं इंट्रांसिटिव है, अर्थात इसे अपना अर्थ प्रकट करने के लिए जरूरी नहीं किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो भी ये अपना अर्थ प्रकट कर पाने में सक्षम है। स्लीप, जैसे द बेबी स्लेप्ट, बच्चा सो गया। द बेबी स्लेप्ट, बच्चा सो गया। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो सिट है, स्लीप है, और आप लाई कह सकते हो, झूठ, लाई लेटना। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिन्हें अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ये अपना अर्थ प्रकट कर पाने में स्वयं सक्षम होती हैं। तो ये तो डायरेक्ट वो ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब हुई। कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जिनको हम दोनों में यूज कर सकते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांसिटिव वर्ब में भी यूज हो जाती हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब में भी यूज हो जाती है। अर्थात जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग जाता है तो भी वो अपना अर्थ प्रकट करती हैं, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी वो अपना अर्थ प्रकट कर पाने में सक्षम होती हैं। तो जैसे कुछ वर्ब्स हैं, मूव है, प्ले है, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो दोनों कैटेगरी में जिनका यूज़ किया जाता है। अगर उनके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता तो हम कहते हैं ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, और अगर उनके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा नहीं होता है या ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता तो हम कहते हैं ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। तो कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों तरीके से यूज़ की जाती हैं। तो कैसे वो वर्ब्स होती हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक वर्ब्स है मूव। तो मूव को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ट्रांसिटिव में भी और इंट्रांसिटिव में। तो जैसे हम पहले मूव को ट्रांसिटिव वर्ब में यूज कर रहे हैं, तो सेंटेंस हुआ आई मूव्ड द चेयर। आई मूव्ड द चेयर, मैंने चेयर को क्या किया, मूव किया। मैंने चेयर मूव कर दी, आई मूव्ड द चेयर। और मान लीजिए आई मूव्ड, मैं मूव हो गया या मैं हिला, आई मूव्ड।
जैसे आपको किसी ने कहा कैन यू मूव, यस ओके आई मूव, मैं खिसक गया और मैंने कहा ओके आई मूव। तो यहाँ पर मूव के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, वो अपना अर्थ प्रकट कर पाने में सक्षम है। तो हम कह सकते हैं मूव ऐसी वर्ब है जो ट्रांसिटिव भी है और यहाँ पर ट्रांसिटिव है और यहाँ पर इंट्रांसिटिव। यहाँ पे इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द चेयर। तो ये एक ऐसी वर्ब हुई मूव। यहाँ मूव का प्रयोग हमने एज अ ट्रांसिटिव वर्ब यूज किया है क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। जबकि दूसरे सेंटेंस में आई मूव्ड कहा गया केवल कि ओके आई मूव्ड, मैं खिसक गया या हिल गया। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। तो कुछ वर्ब तो ऐसी भी होती हैं जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों में यूज की जाती। तो ये तो रहा ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब कब पार्टिसिपल के रूप में किस तरह यूज की जाती हैं और किस तरह जीरन। तो पार्टिसिपल के रूप में वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यूज होती हैं, पास्ट पार्टिसिपल में भी यूज होती हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में भी यूज होती हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में वो थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती। कंफ्यूजन आता है जब सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज होता है और जीरन के रूप में होता है। तो कंफ्यूजन ये होता है कि दोनों में वर्ब की मेन फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ी होती, तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुई है या जीरन के रूप में, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में वर्ब की मेन फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होता। तो पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जब कभी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होगी तो वो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज होगी तो वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगी, ना कि नाउन की तरह। और जबकि जब जीरन की फॉर्म में यूज होगी तो वो हमेशा नाउन की तरह सेंटेंस में यूज होगी। जैसे पहला एग्जांपल मान लीजिए दिया हुआ है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी है, लाभदायक है। या आप कह लो वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, वहां भी वॉकिंग को जीरन की तरह यूज किया गया है। जीरन की तरह मतलब वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा गया है और वॉकिंग सेंटेंस में एज अ नाउन काम कर रहा। यहां पर स्विमिंग में भी स्विम के साथ आईएनजी ऐड कर दिया गया तो वो बना स्विमिंग। स्विमिंग मतलब तैरना। यहां पर स्विमिंग एज अ नाउन यूज हो रहा। स्विमिंग जो है ये सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रहा है कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग जो है वो क्या है, अच्छा है। किसके लिए, हेल्थ के लिए अच्छी चीज है, लाभदायक है। तो ये जब स्विमिंग यहां पे हम देख रहे हैं कि वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ी और ये नाउन की तरह सेंटेंस में यूज हो रहा है, नाउन का काम कर रहा, तब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो किस रूप में यूज हुई है, जीरन की फॉर्म में, या जीरन की तरह यूज हुई। और जीरन की तरह मतलब जीरन कब कहलाएगी, जब वो नाउन का काम करेगी, एज अ नाउन यूज होगी सेंटेंस में। दूसरे में देखते हैं हम, द राइजिंग सन, द लाफिंग चाइल्ड। इसके बाद जब सेंटेंस दिया गया होगा, कोई भी सेंटेंस हो, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो राइजिंग हमारा है, ये राइजिंग और लाफिंग ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाद तुरंत कोई ना कोई नाउन यूज हुआ है। तो याद रखिए, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में नॉन फाइनाइट वर्ब यूज होगी तो उसके बाद कोई ना कोई आपको नाउन मिलेगा। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हुई है तो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन मिलेगा। और नाउन मिलेगा तो चूंकि ये नाउन से पहले यूज होगी तो ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगी। जैसे दिए गए सेंटेंस में मान लीजिए राइजिंग सेंटेंस पूरा नहीं है, केवल हमने आधा लिख दिया है, द राइजिंग सन। तो यहां पे राइजिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ क्योंकि इसके बाद क्या यूज हो रहा है, नाउन। दूसरे सेंटेंस में लाफिंग है तो लाफ के साथ आईएनजी जुड़ रहा है, लाफिंग। तो लाफिंग भी किस तरह यूज किया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगी है और ये किस रूप में काम कर रही है, एडजेक्टिव की तरह। क्यों? क्योंकि ये नाउन से पहले यूज हुआ। तो ये आप कह सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यहां यूज हुआ है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा, और ये स्विमिंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब में जीरन की तरह यूज हुआ है जो हमारे सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा। अब बात करते हैं हम
इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव में होता क्या है कि मेन वर्ब से पहले टू लगा दिया जाता है। एक सेंटेंस में जैसा बताया गया है कि फाइनाइट वर्ब तो एक ही होगी, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब एक से ज्यादा हो सकती। मान लीजिए सेंटेंस दिया है आई वांट टू स्टडी, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि वांट हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यहां पर आई है तो वांट है। अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर दें और ही कर दें तो ये वांट ना रह करके ये बन जाएगा वांट्स। ही वांट्स टू स्टडी। तो यहां हमने पाया कि अगर सब्जेक्ट चेंज होता है या नंबर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाती है, तो ये वर्ब हमारी कहलाती है फाइनाइट वर्ब। लेकिन हम पाते हैं कि टू स्टडी में कोई चेंज नहीं हुआ, सब्जेक्ट बदलने पर या नंबर के चेंज होने पर भी टू स्टडी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि टू स्टडी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब है तो किस रूप में यूज हुई, क्योंकि नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल के रूप में यूज होती है, इन्फिनेटिव के रूप में यूज होती, जीरन की तरह यूज होती। तो इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो हमारे इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुई। इन्फिनेटिव मतलब मेन वर्ब से पहले जब हम टू लगा देते हैं तब वो वर्ब हमारी कहलाती है इन्फिनेटिव वर्ब। मान लीजिए एक और एग्जांपल है कि सी वांट्स टू गो। सी वांट्स टू गो, वो जाना चाहती है। सी वांट्स टू गो, सी वांट्स टू गो। यहां भी हम पाते हैं कि वांट्स तो हमारी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये चेंज होगी अगर नंबर चेंज किया जाएगा। लेकिन टू गो मतलब गो से पहले हमने क्या लगा दिया, टू। तो ये हमारी बन गई इन्फिनेटिव वर्ब। और ये इन्फिनेटिव वर्ब चेंज नहीं होती सेंटेंस में, चाहे सब्जेक्ट बदले, चाहे टेंस बदले, चाहे नंबर चेंज किया जाए। ये इन्फिनेटिव में जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो चेंज नहीं होती, चाहे वो इन्फिनेटिव की फॉर्म में यूज हुई हो, चाहे जीरन की फॉर्म में यूज हुई हो, चाहे पार्टिसिपल की फॉर्म में यूज हुई हो। तो ये कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स थे जो आपको पढ़ाए गए। हम आशा करते हैं कि ये वर्ब के डिफरेंट काइंड्स जो हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं ये आपकी समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।